हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 9.1। ये त्रिकोणमिति का ही एक चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आप लोग को इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो पहले हम वो बता देते हैं आप लोग को, उसके बाद आते हैं प्रश्नावली पे। और 1 से लेकर के 6 तक ये प्रश्न को आज हम सॉल्व करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक, ठीक है। आइए देखते हैं इसका कुछ बेसिक पॉइंट। तो आपको क्या क्या समझना पड़ेगा इसमें, एक अलग पेज ले लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये एक मीनार है, ठीक है ना। तो ये एक मीनार है। तो मीनार का ये बिंदु जो है, इस बिंदु को क्या कहा जाता है? शिखर, और इंग्लिश में कहते हैं इसको टॉप, ठीक है। और ये बिंदु जो होता है इसको कहते हैं पाद बिंदु। पाद बिंदु, इंग्लिश में कहते हैं इसको बॉटम, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप जो है यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। आप गए मीनार को देखने के लिए और आप यहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ से आप मीनार की जो चोटी है यानी कि शिखर है उसको देख रहे हैं। तो आपके द्वारा जो एक आँखों से एक रेखा बनेगा, ठीक है, आपके आँखों से एक दृष्टि रेखा बनेगा, है ना। आप अपने आँखों से देखेंगे इसको तो एक काल्पनिक रेखा बनता है, उस रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, ठीक है ना। और आप जो यहाँ पर खड़े हैं तो आप अपने मतलब ज़मीन पे खड़े होंगे और मीनार भी ज़मीन पे है। तो ये होता है हमारा आधार, और इसी को कहते हैं क्षैतिज रेखा। इसी को कहते हैं क्षैतिज रेखा। आप इसको इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये मीनार जो है, ये मीनार तो एकदम लंबवत खड़ा होता है ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। और लंबवत चीज़ को क्या कहा जाता है? या तो आप इसे लंब भी कह सकते हैं और इसे आधार भी कह सकते हैं, और इसको वर्टिकल कहा जाता है इंग्लिश में, इसको वर्टिकल, वर्टिकल लाइन, है ना, वर्टिकल लाइन। और हिंदी में इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कई बार आपके प्रश्न में ऊर्ध्वाधर शब्द का इस्तेमाल किया गया है और क्षैतिज रेखा का, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इंग्लिश में बता दिए हैं और हिंदी में भी बता दिए हैं, दोनों आपको याद रखना है। अब आइए, मान लीजिए यहाँ जो आप खड़े हैं और यहाँ से शिखर को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन बना दृष्टि रेखा बना, और ये जो लाइन है क्षैतिज रेखा बना। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। इस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण, ठीक है ना। ये समझने वाली बात है। अब ये तो हो गया एक सिचुएशन, ये पहला सिचुएशन। मान लीजिए हो सकता है कि आप एक भवन पे खड़े हों, यहाँ बना देते हैं, ये एक भवन है, आपका घर है, ठीक। और आप अपने घर के एकदम छत पे खड़े हैं और यहाँ से किसी चीज़ को यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ कोई एक वस्तु है, यहाँ पर आप यहाँ से देख रहे हैं। तो आपके आँखों के द्वारा यहाँ से एक रेखा बनेगा जिसको कहेंगे दृष्टि रेखा, ठीक है ना। और चूंकि ये जो है भवन और वस्तु दोनों एक ही धरातल पे है, मतलब ये क्या है, एक ज़मीन है हमारा, ये एक ज़मीन है यानी कि धरती है, ठीक है। तो भवन भी होता है लंबवत, तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। और ये जो है ये होगा दृष्टि रेखा। आपके आँखों के द्वारा, चूँकि आप यहाँ पर हैं, यहाँ से देख रहे हैं इस चीज़ को, तो यहाँ से जो देख रहे हैं वस्तु को, ठीक है ना, तो दृष्टि रेखा ये हो जाएगा। आँखों के द्वारा जो एक रेखा बनती है यानी काल्पनिक रेखा किसी चीज़ को देखने पर, तो उसको कहा जाता है दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा और ये क्या है, क्षैतिज रेखा।
ज़मीन पे जो है उसको कहा जाता है क्षैतिज रेखा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। इस क्षैतिज रेखा के समांतर अगर हम लोग एक रेखा खींचें, काल्पनिक रेखा, तो ये भी हमारा क्षैतिज रेखा ही कहलाएगा। इसको क्षैतिज स्तर कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? क्षैतिज स्तर। यानी कि ये हमारा क्षैतिज रेखा था ना, तो क्षैतिज रेखा के समांतर अगर हम लोग एक रेखा खींच लें तो क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर आप लोग कह सकते हैं। तो ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच यहाँ कोण बनेगा, ठीक है ना। तो इस कोण को हम लोग कहेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण। यहाँ अगर आप नीचे हैं और ऊपर की चीज़ों को देखते हैं, अगर आप नीचे से ऊपर की चीज़ों को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, ये ध्यान रखना है। अगर आप ऊपर से नीचे की चीज़ों को देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। अब चूंकि ये रेखा और ये लाइन दोनों क्या है? समांतर है। समांतर है तो समांतर के क्रम में क्या होता है कि ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो अगर मान लीजिए 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये कोण 50 डिग्री थी, ये भी 50 डिग्री, क्योंकि इस कोण को क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। कि मान लीजिए अगर कोई समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होता है ना, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो वही बात है यहाँ पर भी। आ गया बात समझ में? तो आपको लगभग यही बात सब समझना था, है ना। यहाँ पर दृष्टि रेखा होगा, यही सब बात आपको समझना था। तो आ गया बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर आप नीचे से किसी चीज़ को देखें ऊपर, या ऊपर से किसी चीज़ को नीचे देखें, दोनों ही केस में क्या बनता है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या बताए थे आपको कि ये जो बड़ा वाला भुजा है या 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है, इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और ये कर्ण है, और अगर इस थीटा की बात करें तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार। और समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस का प्रमेय बताए थे आपको कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी इसका यूज़ होने वाला है। और एक और क्या है कि आपको सारणी बताए थे, टेबल, साइन 90 डिग्री का मान या साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, इसी तरह से सबका कॉस, टेन, कॉसेक सबका। तो आपको वो सारणी जो है याद है फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं याद है तो आपको उसका ज़रूरत पड़ने वाला है इसमें, तो वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, लिंक हम दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लीजिएगा, या अगर आप बुक से याद कर लिए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें केवल आपको इतना ही समझना था कि उन्नयन कोण क्या होती है, दृष्टि रेखा क्या होता है ना, शिखर, पाद बिंदु, क्षैतिज रेखा, अवनमन कोण। तो ये सब बात उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्रश्नावली पे, और प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न हम नोट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं वो कि कैसे सॉल्व होगा। तो प्रश्नावली 9.1 पहला सवाल क्या है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और इसका एक चित्र दिया हुआ है बगल में, ठीक है ना। यहाँ पर ए बी क्या है? एक खंभा है, और खंभे के शिखर से भूमि के एक बिंदु पर एक रस्सी बांध दिया गया है, और इस रस्सी पे जो है कलाकार चढ़ता है, ठीक है ना। एक सर्कस की रस्सी है ये। तो आपको ये रस्सी की लंबाई दिया हुआ 20 मीटर, और क्या निकालना है? खंभे की ऊंचाई निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। तो इस प्रश्न में आपको चित्र दिया हुआ है ना। इस चित्र में क्या है कि AC जो है रस्सी है 20 मीटर का, और आपको AB यानी कि खंभा निकालना है, खंभा की ऊंचाई निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे, माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं। तो खंभे की ऊंचाई को h मान लिए, और h हमको निकालना है। दिया है क्या? AC, और AC क्या है? एक कर्ण है ना, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, और इस थीटा के सामने वाला लंब होता है। यानी लंब और कर्ण के बीच में हमें बात करना है।
तो लंब और कर्ण का क्या होता है कॉम्बिनेशन, मतलब लंब और कर्ण किस में आता है, या तो साइन थीटा में आएगा या कॉसेक थीटा में आएगा। तो अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें तो लंब बट्टा कर्ण होगा ना, तो लंब के जगह पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए बी क्या है, लंब है। अब बट्टे में ए सी क्या है, कर्ण है। और लंब बट्टा कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का, थीटा की जगह पे है 30 डिग्री, तो ले लिए। अब ए बी के जगह पे हम लोग एच माना है ना, तो यहाँ पर एच रख देते हैं। ए सी के जगह पे 20 मीटर दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री का मान हमको मालूम है 1/2। तो अब इसको अगर मान लीजिए हम लोग सॉल्व करें तो h का गुना 2 से होगा तो कितना हो जाएगा, 2h बराबर 20, यानी कोना कोनी गुना करते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, 20 का गुना 1 से, h का गुना 2 से, तो 2h बराबर 20 हो गया। यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, 20 के बट्टे में 2, कटने के बाद आएगा 10, यानी कि h का मान क्या निकला, 10 मीटर। और हम लोग माने हैं कि इसको h खंबे की ऊंचाई को, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, आंसर। ठीक है, देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न में जो है आपको चित्र नहीं दिया हुआ है ना, जिस प्रश्न में आपको चित्र नहीं दिया रहे उस प्रश्न में क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है और चित्र को ड्रॉ करना है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है चित्र बनाने का, है ना। अगर आप लोग इसका चित्र बना लेंगे तभी प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं हम लोग। अगर चित्र नहीं बन पाएगा ठीक से तो इसका मतलब प्रश्न भी आपका सही से सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चित्र बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे करेंगे, आराम से हो जाता है। देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मतलब एक पेड़ की बात कही गई है, तो हम लोग एक पेड़ बना लेते हैं। पेड़ बन गया, इसका नाम दे देते हैं, ये ए बी जो है क्या है, पेड़ है। और ये कह रहा है कि पेड़ जो है टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। मान लेते हैं कि ये पेड़ जो है यहाँ से टूट गया और टूटने के बाद ये यहाँ ज़मीन को छू रहा है ना, ये ज़मीन है, ये जो है ज़मीन है, ठीक है ना, यहाँ छू रहा है, सी बिंदु पे मान लेते हैं छू रहा है। ठीक है, और डी बिंदु से ये टूट गया और सी बिंदु ज़मीन पर ये छू रहा है। अब देखते हैं आगे, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और ज़मीन के साथ जो है ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। ठीक है, मतलब पेड़ का ये पाद बिंदु है और यहाँ ज़मीन को जो है वो इसका शिखर, ये जो यहाँ पर पहले था, अब ये टूट करके, ये ऐसे करके टूट करके यहाँ आ गया और यहाँ इसको ज़मीन को छू रहा है, तो ये इसका शिखर है। तो पेड़ का पाद बिंदु और ज़मीन का शिखर, इसके बीच की जो दूरी है वो कितना है, 8 मीटर है। अब आपसे क्या कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई ये टोटल है ना, ये है पेड़ की ऊंचाई, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात यह है कि पेड़ ए बी जो था वो डी बिंदु से जो टूट करके डी सी मतलब जो है ये लटक गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये बराबर होगा इसके, है ना, ए डी बराबर होगा डी सी के, यानी यही भाग ना टूट करके इसमें लटका है, ये जो है ये यही भाग है। और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम लोग को पता चल जाए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पता चल जाए, तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो यही मान लीजिए सीधा खड़ा हो गया तो पूरा पेड़ बन जाएगा। तो आपको निकालना क्या है, ये आधार दिया हुआ है, ये कोण 90 डिग्री का होगा, चूँकि ये अगर पेड़ है तो 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो आधार दिया हुआ है, आपको लंब निकाल लेना है और कर्ण निकाल लेना है, और दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, एक पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी।
तो देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, चूँकि यहाँ पर 8 मीटर दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर भी मीटर में ही मानना पड़ेगा, h मीटर, तथा त्रिभुज BDC में त्रिभुज BDC में BD जो है ये लंब अगर मानते हैं ये आधार हो जाएगा, है ना, चूँकि थीटा के सामने लंब होता है, तो ये अगर लंब है हमारा तो यहाँ पर लिखेंगे BD, अब बट्टे में CB। ठीक है ना। देखिए आपको करना क्या होता है, जो दिया है सो जो निकालना है वो, दोनों का अनुपात लिखना होता है। ठीक है ना। तो अब अनुपात आप ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर BD को हम ऊपर में लिखें तो BD को नीचे भी लिख सकते हैं और CB को ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या होगा, अगर ये अभी मान लीजिए लंब बट्टा आधार 10 बन रहा है तो आधार बट्टा लंब क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। तो आपको करना क्या होता है, देखिए जो दिया है वो और जो निकालना है वो, दोनों को अनुपात में लिखना होता है और वही हम अनुपात में लिखे। ठीक है, तो अनुपात में लिखने का कोई मतलब ये नहीं है कि जैसे पहले हम BD लिखे, तो BD क्या है, लंब है, और CB हमारा आधार है, तो लंब बट्टा आधार लिखें। आप चाहें तो CB को भी ऊपर लिख सकते हैं, BD को नीचे लिख सकते हैं। तो अभी लंब बट्टा आधार चूँकि 10 थीटा बन रहा है, तो आधार बट्टा लंब लेंगे तो कॉट बनेगा, और कॉट 30 डिग्री का मान और 10 30 डिग्री का मान दोनों सेम होता है, तो इसीलिए आपके मतलब आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप चाहे इसको ऊपर ले लें, उसको नीचे ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि जो दिया है वो और जो निकालना है वो, दोनों का हम लोग अनुपात लेते हैं। ठीक है, तो लंब बट्टा आधार ये बन रहा है, क्या हो जाएगा 10, और 10 यहाँ पर थीटा का मान है 30 डिग्री, तो मतलब 30 डिग्री। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा BD हमको निकालना है तो BD ही रहेगा, और CB दिया हुआ है 8 मीटर बराबर 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, होता है कि नहीं होता है। तो इसका अगर इसके साथ गुना करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो जाएगा, √3 BD बराबर 8, यहाँ से BD बराबर क्या हो जाएगा 8/√3, तो BD का मान आपको मिल गया। BD क्या था, ये निकालना था, ये मिल गया आपको। अब क्या करना है, ये निकालना है, DC का मान निकालना है। तो DC और हमको ये दिया हुआ है, तो अगर आधार और कर्ण, ये कर्ण है ना, सबसे बड़ी भुजा या 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण और आधार को अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, या तो कर्ण बट्टा आधार कहेंगे या आधार बट्टा कर्ण कहेंगे। आधार बट्टा कर्ण कहते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, और कर्ण बट्टा आधार कहते हैं तो सेक थीटा हो जाएगा। तो कॉस हम लोग लेते हैं, यानी कि CB यहाँ पर लिखेंगे पुनः त्रिभुज किसमें, BDC लिए थे ना, तो BDC में, BDC को आप BCD भी कह सकते हैं एक क्रम में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा CB अब बट्टे में CB ये आधार और CD जो है कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण होता है किसका, कॉस का, और कॉस थीटा की जगह पे है 30 डिग्री, तो हम लोग ले लेंगे 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, जो साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो पहले हम लोग CB का मान रख लेते हैं 8, और CD हमको निकालना है, और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 8 का गुना 2 से करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, तो √3 CD बराबर हो जाएगा 16, इसका मतलब CD बराबर हो गया 16/√3। ठीक है, अब आपको ये दोनों निकल चुका है, ये और ये दोनों आपको मिल गया। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि ये AB है ना आपका पेड़, AB बराबर क्या कहते हैं DB प्लस
AD, AD है ना। ये पेड़ की ऊंचाई AB है और AB कैसे बना, B से D तक और D से A तक को जोड़ेंगे तो AB बनेगा। आगे बात समझ में। अब चूंकि AD बराबर है DC के, तो हम लोग AB के जगह पे, AD के जगह पे हम लोग क्या लेंगे, DC लेंगे। तो DB हमारा वैसे ही रहेगा और AD के जगह पे हम लोग AD के जगह पे DC लेंगे, यानी DC यहाँ पर लिख देंगे चूँकि AD बराबर है DC। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इस तरह से जो बनाएंगे ना, तो इसमें फ़ायदा क्या होता है, आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट पता है। और ऐसे अगर हम लोग बच्चा की तरह जोड़ दें, दोनों को एक जगह लिख के जोड़ दें, तो जोड़ तो दिए, आंसर मिल गया, लेकिन किए क्या है ये समझ में नहीं आया। अगर इसे कोई तीसरा आदमी देखे, आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, कोई तीसरा आदमी देखे तो उनको नहीं पता चलेगा कि आप क्या किए हैं, किसको जोड़े हैं। ठीक है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पर लिख करके जोड़ना पड़ेगा। आगे बात समझ में। तो DB जो है, DB यहाँ निकाल लिए हैं, क्या है 8/√3 प्लस CD निकाल लिए हैं, CD या DC एक ही है, तो 16/√3, 16 के बट्टे में √3। अब दोनों को जोड़ेंगे, √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, √3, और नीचे सेम हो तो ऊपर भी सेम होता है, 8 + 16 हो जाएगा। मतलब 16 8 होता है 24, और बट्टे में आ गया √3। √3 बट्टे में नहीं होना चाहिए, सिर्फ √3 ही नहीं, मतलब परिमेय, मतलब क्या कहते हैं उसको, बट्टे में रूट में नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी संख्या हो। अगर बट्टे में रूट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, परमेयीकरण करते हैं। अब परमेयीकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो बट्टे में रहता है ना, सेम ऊपर नीचे हम लोग उससे गुना कर देते हैं। अगर यहाँ प्लस माइनस में रहता है, जैसे √3 + 2 रहता, तो √3 - 2 से ऊपर नीचे गुना करते। अगर ये अकेले है तो जो है उसी से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ये होता है परमेयीकरण। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका √3 24 के साथ गुना होगा, तो 24√3, अब बट्टे में √3 रूट कट जाता है, 3 बच गया। अब 3 का 24 के साथ अगर काट दें इसको, तो 8 × 3 = 24 होता है, तो हो गया 8√3 मीटर। क्या निकला, AB। तो AB हमारा निकल गया 8√3 मीटर, और ये AB क्या है, H है, मतलब H हमको मिल गया। अर्थात यहाँ लिखेंगे, अर्थात पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर, आंसर। ऐसे लिखना है। आगे बात समझ में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो, और प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो सवाल तो बहुत लंबा चौड़ा है, पढ़ने के बाद ना हमको समझ में आया और शायद आप लोग को भी समझ में नहीं आया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं और इसको चित्र बना लेते हैं, है ना। क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो फिसलन पट्टी आप जानते हैं क्या, देखिए पार्क में देखे होंगे कि इस टाइप का एक मतलब जो है बना होता है, और यहाँ पर एक फिसलने वाला होता है, मतलब ये यहाँ से जो है ना इस तरह से फिसलता है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ सीढ़ी लगी होती है, यहाँ से चढ़ते हैं वो, ठीक है, यहाँ से चढ़ गए और यहाँ आने के बाद यहाँ से वो फिसल के फिर ज़मीन पे आ जाते हैं। ये हमारा ज़मीन, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस तरह की फिसलन पट्टी लगी होती है।
तो आपसे क्या कह रहा था कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो एक तो हो गया ये, तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, तो ये हो गया 5 वर्ष से कम उम्र के लिए। मान लेते हैं कि ये 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी ये फिसलन पट्टी का जो शिखर है, ये है फिसलन पट्टी आपका, तो इसका शिखर जो है ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका है 1.5 मीटर, ये ऊंचाई 1.5 मीटर पर है, मतलब ज़मीन से इसकी ऊंचाई क्या है 1.5 मीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है आपको कि भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। ये कोण है 30 डिग्री का। आ रहा है बात समझ में? तो कोण भी आपको मिल गया। अब क्या कर रहा है आगे, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। मतलब दो बनाना चाह रही है वो, तो एक तो बन गया, और दूसरा जो है इसी प्रकार से ये भी बना देते हैं उसी टाइप का। दूसरा फिसलन पट्टी जो है वो अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यहाँ पर 5 वर्ष से अधिक। ठीक है, इसके लिए जो वो बना रही है वो अधिक ढाल वाली बना रही है। इसका ढाल कम था, इसका ढाल ज़्यादा है। ये हो गया ज़मीन। ठीक है, तो ये जो वो बना रही है, तो आपसे क्या कह रहा है कि 3 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब अधिक ढाल वाली जो है इसका शिखर जो है वो 3 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये हो गया आपको 3 मीटर। आगे बात समझ में? और भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर वो झुकी हुई है। ये 3 मीटर वाला जो है वो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। तो ये दोनों हो गया आपका चित्र, है ना। अब करना क्या है, दोनों ही स्थिति में आपको फिसलन पट्टी, ये है फिसलन पट्टी, इसमें ये है फिसलन पट्टी, दोनों की क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो करते हैं आराम से। सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं। मान लिया जाए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो एक त्रिभुज बन गया ABC, और ये कोण है 90 डिग्री का। चूँकि ये फिसलन पट्टी जो बनेगा तो ये सीढ़ी एकदम बिल्कुल वर्टिकली होता है ना। ये एकदम जो है क्या कहते हैं झुका हुआ होता है, लेकिन ये एकदम सीधा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी नाम दे देते हैं PQR। लिखेंगे माना कि AC व PR फिसलन पट्टी है। ठीक है, त्रिभुज किसी एक में ले लेते हैं, ABC में, ABC में। तो ABC त्रिभुज में जो दिया है वो और जो निकालना है वो, ये हमें निकालना है ना। तो जो दिया है वो, जो निकालना है वो, दोनों का अनुपात बनाएंगे। तो पहले लंब, फिर बाद में कर्ण लिखते हैं, तो लंब बट्टा कर्ण बनेगा। कर्ण बट्टा लंब भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लंब बट्टा कर्ण लेते हैं। लंब क्या है AB, कर्ण है हमारा AC। लंब बट्टा कर्ण होता है किसका, साइन थीटा। साइन थीटा की जगह पे है 30 डिग्री, तो हम लोग लेंगे 30 डिग्री। तो AB क्या है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर बट्टे में AC हमें निकालना है जो कि फिसलन पट्टी है, और साइन 30 डिग्री का मान हमें पता है 1/2। तो क्या हो जाएगा, इसका गुना अगर इसके साथ करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कितना हो जाएगा 1.5 दूना 3, और AC का गुना 1 के साथ होगा तो AC ही होगा, मतलब 3। AC निकल गया आपको 3 मीटर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग इस त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज PQR है ना, PQR में क्या होगा,
त्रिभुज पी क्यू आर में। ये हमारा लंब है क्योंकि थीटा के सामने, और ये हमारा कर्ण है ना। तो लंब और कर्ण, लंब बट्टा कर्ण अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, पी क्यू बट्टे में पी आर। क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह पे यहाँ पर है कितना, 60 डिग्री। तो पी क्यू बराबर हमें दिया हुआ है 3 मीटर, पी आर हमें निकालना है। और साइन 60 डिग्री का मान हमें पता है √3/2। अब क्या हो जाएगा, पी आर का √3 के साथ गुना करेंगे तो √3 पी आर बराबर 3 का 2 के साथ गुना होगा तो 6। पी आर यहाँ से हमको मिल गया 6/√3। आया बात समझ में। अब चूँकि बट्टे में रूट में नहीं होना चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, परमेयीकरण। तो ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 6√3 या बट्टे में 3। अगर इसे हम लोग काट दें तो 3 दूना 6 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3। तो क्या निकला 2√3, पी आर बराबर 2√3 और मीटर। तो हमको निकल गया ए सी क्या था, फिसलन पट्टी, पी आर भी था फिसलन पट्टी। लेकिन इतना निकाल के हम लोग नहीं छोड़ते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई किसके लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आप लिख लीजिएगा फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना है, 3 मीटर। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई इतना लिख लीजिएगा आप लोग, कितना है, 2√3 मीटर। और यही दोनों हो जाएगा आपका आंसर। आगे बात समझ में। देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर का। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसको देखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मान लेते हैं कि ये भूमि है, ठीक है ना, और ये है मीनार। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु, भूमि का ये बिंदु, इसके बीच की दूरी कितनी है, 30 मीटर। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको 30 मीटर, 30 मीटर की दूरी पर है। अब क्या कह रहा है, ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो उन्नयन कोण कब बनेगा, भूमि के इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, इसको मिला देने से बनता है कितना है, 30 डिग्री है। यहाँ पर लिख लेंगे 30 डिग्री। तो चित्र हमारा बन चुका है। अब कह रहा है ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, मीनार की ऊंचाई, ये है मीनार की ऊंचाई, इसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h हमको निकालना है। देखते हैं इसको, आइए। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका नाम दे देते हैं ए बी। ये ए बी मीनार है और भूमि का कोई बिंदु है जिसका नाम है सी, ठीक है ना। और सी से मीनार के शिखर पे देखने पर 30 डिग्री का कोण बनता है जो कि उन्नयन कोण है। और मीनार का पाद बिंदु और भूमि का वह बिंदु, दोनों के बीच की दूरी 30 मीटर है। हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। यहाँ पर लिखेंगे माना कि मीनार की h मीटर, ठीक है। तो जो निकालना है वो और जो दिया है वो, दोनों को अनुपात में लिखते हैं। तो लिख लेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में क्या अनुपात बनेगा, या तो AB बट्टा BC बनेगा या BC बट्टा AB बनेगा। तो हम लोग लंब बट्टा आधार लिखते हैं, तो AB बट्टा BC लिखेंगे, AB बट्टा BC। लंब बट्टा आधार क्या होता है, 10 का, और 10 30 डिग्री, तो 30 डिग्री है ना। AB का मान आपको दिया हुआ है, माने है h, ठीक है ना। BC का मान दिया हुआ है 30, तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3।
अब अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो h√3 बराबर क्या हो जाएगा 30। तो h बराबर यहाँ से क्या हो गया 30 बट्टे में √3। √3 बट्टे में नहीं होना चाहिए, सिर्फ √3 नहीं, मतलब रूट के अंदर कुछ भी अपरिमेय संख्या जो रूट से नहीं निकल सकता है वो बट्टे में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं परमेयीकरण, तो √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 30√3 हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 3। अगर इसे हम लोग काट दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 या 30, यानी कि h का मान आपको निकल गया 10√3 है ना। तो 10√3 मीटर। हम h को क्या माने हैं ऊंचाई माने हैं, किसका मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। आंसर हो गया आसानी से। तो देखते हैं इसका अगला प्रश्न है 5 नंबर का। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। देखते हैं इसको, साथ साथ चित्र भी बनाना पड़ेगा। देखिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे एक पतंग बना लेते हैं, है ना। एक पतंग जो है इस प्रकार का होता है ना। बचपन में उड़ाए होंगे आप लोग भी, और आप लोग भी इसीलिए बोले चूँकि हम भी उड़ाए हैं। तो ये पतंग है, ठीक है ना। और पतंग की ऊंचाई मतलब भूमि से जो है ये 60 मीटर की ऊंचाई पर है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग है, पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मतलब मान लेते हैं कि पतंग में जो डोरी लगी हुई है वो डोरी किस प्रकार, मतलब पतंग जो उड़ाते हैं आप लोग तो एकदम सीधा नीचे खड़े होते हैं, ऊपर पतंग उड़ता रहता है, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता है। पतंग अगर यहाँ है तो डोरी आपकी निश्चित रूप से यहाँ होगी, एकदम इस प्रकार से उड़ता है। अब ये झुकाव थोड़ा कम हो या ज़्यादा हो अलग बात है, लेकिन होता ऐसे ही है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ज़मीन है आपका, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि ज़मीन में इस पतंग की डोरी को बांध दिया गया है यहाँ पर इस प्रकार से कि ये ढील नहीं है, एकदम टाइट है, एकदम तनी हुई रस्सी है। अब क्या कह रहा है प्रश्न कि बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लोग बना लेंगे 60 डिग्री, ठीक है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो डोरी है आपका, यही डोरी है ना, ये डोरी में कोई ढील नहीं है, बिल्कुल सीधा है ये। तो हमें इस डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी, ठीक है ना। अब चूंकि पतंग का हाइट दिया हुआ है 60 मीटर, तो हम ये मान के चलते हैं कि पतंग का हाइट बिल्कुल यहाँ से काउंट होगा और एकदम लंबवत होगा, इसीलिए ये 90 डिग्री कोण माना जाएगा, ठीक है। और पतंग की जो डोर है, वो डोर जो है वो 90 डिग्री के सामने है, तो ये कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया। तो हमको यहाँ पर दिया हुआ है इसकी ऊंचाई, यानी कि लंब दिया हुआ है 60 मीटर, निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, क्या मतलब क्या कहते हैं, क्या अनुपात बनेगा, या तो लंब बट्टा कर्ण या कर्ण बट्टा लंब। तो सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि डोर की लंबाई बराबर AC। तो डोर की लंबाई को हम लोग L मान लेते हैं। माना कि पतंग के डोर की लंबाई बराबर L मीटर, क्योंकि यहाँ मीटर में है तो यहाँ भी हम लोग मान लिए, ठीक है। तो ये हो गया पतंग के डोर की लंबाई। हमको दिया हुआ है लंब, निकालना है कर्ण, चूँकि ये कर्ण भी है। तो क्या करेंगे,
त्रिभुज ए बी सी में लंब यानी कि ए बी बट्टे में कर्ण यानी कि ए सी बराबर लंब बट्टा कर्ण लगता है साइन थीटा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लगा दिए, है ना। ए बी हमको दिया हुआ है 60 मीटर, ए सी हमको निकालना है, पतंग का डोर है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जो निकालना रहता है उसको हम लोग इस साइड लिखते हैं, तो √3AC बराबर 60 दूना 120। यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा 120 बट्टे में √3। अब √3 को हटाने के लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा, √3 बट्टा √3 क्या हो जाएगा 120 √3 या बट्टे में 3। अगर दोनों को हम लोग काट दें तो क्या बचेगा, 4 तिया 12 होता है ना, तो 40 हो गया। तो इसका मतलब AC बराबर निकला 40√3 और हमको मिल गया पतंग का डोर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पतंग की डोर की लंबाई, पतंग की डोर की लंबाई बराबर, और L तो हम कहीं यूज़ किए ही नहीं है, तो हम लोग चाहें तो AC के जगह पे हम लोग L लिख सकते हैं, क्योंकि AC को हम लोग L मान लिए है ना। तो ऐसे अगर AC भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, L माने ना माने कोई दिक्कत नहीं है, तो चूँकि मान लिए हैं इसलिए L लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो लंबाई बराबर कितना 40√3 मीटर, आंसर। आ गया बात समझ में। तो देखते हैं इसका अगला। तो अगला प्रश्न क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। अब देखिए, इस प्रश्न को भी बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पर करके चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, तो सबसे पहले तो हम एक लड़का बनाएंगे। अब लड़के जैसा तो नहीं बनाएंगे, मतलब मान लेते हैं कि ये एक लड़का है जिसका हाइट जो है कितना है 1.5 मीटर, इसे ही हम एक लड़का मान लिए। और यहाँ पर एक 30 मीटर का भवन है, ठीक है ना। अब चूँकि लड़का भी ज़मीन पे ही खड़ा होगा, भवन भी ज़मीन पे ही है, तो ये हो गया ज़मीन यानी कि आधार। आ गया बात समझ में। तो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, कितनी दूरी पर खड़ा है ये नहीं पता आपको, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब जब लड़का यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से जब चलना प्रारंभ करता है, तो जब वो प्रारंभ करता है यानी यहाँ पर जब खड़ा है तब उसके आँख का मतलब आँखों से जो वो भवन के शिखर को देखेगा, भवन का शिखर ये है और उसका आँख यहाँ होगा, तो ये हो गया दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ कोण बनाती है, क्षैतिज रेखा यहाँ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके समांतर एक काल्पनिक रेखा खींच देंगे, समांतर, बिल्कुल समांतर। आया बात समझ में। तो ये अगर हमारा क्षैतिज रेखा है तो ये भी क्षैतिज रेखा ही माना जाएगा। अब जो कोण बनेगा, ये कह रहा है प्रश्न आपका कि 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, 30 डिग्री से 60 डिग्री। जब वो जहाँ खड़ा है वहाँ से कुछ दूर आगे बढ़ता है, मतलब क्या कर रहा है कि ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाती है। मतलब पहले 30 थी, बाद में 60 हो जाती है। तो पहले 30 है, जब यहाँ से वो कुछ दूरी पे गया, मान लेते हैं कि वो यहाँ आ गया, अब वो यहाँ आ गया, अब यहाँ से वो भवन के शिखर को देखता है, तो उसके आँखों से जो कोण बना इस क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बना। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चल कर गया, है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं x मीटर, चूँकि पैर से ही चल के जाएगा ना, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, x मीटर।
तो हमें बात करना है किस में, मतलब यहाँ पर, चूँकि यहाँ मान लिया है ना, तो जो ये है वही ये भी है, तो यहाँ पर हमको क्या कहते हैं, इसका मान निकलेगा यहाँ से। एक ही बात है, देखिए अभी पता चल जाएगा। मान लेते हैं कि ये हमारा, पहले तो लड़का को मानते हैं कि लड़का ए बी है हमारा, ठीक है, और ए बी है, और ए से लेकर के सी बिंदु तक वो चल के गया, और देखा कहाँ पर, भवन के शिखर पे, शिखर है हमारा डी बिंदु, और डी ई जो है ये क्या कहते हैं, ये तो हो गया समांतर रेखा का एक मतलब पॉइंट, ठीक है ना, चूँकि क्षैतिज रेखा के समांतर लिए तो डी ई नहीं, ई के बाद एफ लेते हैं, डी एफ हमारा भवन है। अब आगे बात समझ में, और भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 30 मीटर, तो हम लोग भवन की ऊंचाई को 30 मीटर मान लेते हैं। मान लेते हैं कि भवन की जो ऊंचाई है, मान लेंगे क्या, मतलब दिया हुआ है, ठीक है, 30 मीटर। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ये 1.5 मीटर का लड़का है, और क्षैतिज रेखा के समांतर जितना हाइट यहाँ पर उसका है उतना ही हाइट यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ भी तो वो 1.5 मीटर का ही लड़का होगा, यहाँ छोटा थोड़े हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला, अगर हम लोग एक त्रिभुज को देखें डी ई सी में, तो अगर हमें डी ई निकालना होगा तो डी ई कितना हो जाएगा, टोटल है 30, 30 में से लड़के की हाइट को हम लोग घटा लेंगे, है ना, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ डी ई बच जाएगा, तो डी ई कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर हो जाएगा। आया बात समझ में। फिर से देखिए, ए बी एक लड़का था जिसका हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और ये लड़का क्या करता है, एक बार भवन को देखता है, भवन के ऊंचाई को, शिखर को, तो 30 डिग्री का कोण बनता है। फिर यहाँ से थोड़ा टहल के आगे जाता है, वहाँ से भी भवन की ऊंचाई को देखता है, तब उसका कोण 60 डिग्री का बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक चल के गया, यानी x मीटर की दूरी चल के गया, और आपको क्या कर रहा है कि कितना मीटर दूरी चल के गया वो हमें बताइए। तो मान लिए x, और टोटल भवन का ऊंचाई दिया हुआ है 30, लड़के की ऊंचाई है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर घटा लेंगे, तो त्रिभुज डी ई सी में डी ई आपको मिल जाएगा, और डी ई मिल गया मतलब लंब मिल गया, लंब मिल जाएगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधार है, कौन से त्रिभुज का, डी ई सी का आधार मिल जाएगा। और जो ये मिलेगा इसमें अगर हम लोग x मतलब जो है क्या कहते हैं, फिर दोबारा से हम लोग डी ई ए में अगर हम लोग x प्लस ये लेंगे तो x का मान निकल जाएगा, 2 बार अगर निकालेंगे दोनों त्रिभुज में। तो देखिए कैसे होता है, ये बताते हैं, बहुत आसान है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि लड़का भवन की ओर कितना मीटर की दूरी तक चल के गया, x मीटर की दूरी चल कर गया, ठीक है, ये हम लोग मान लिए। अब त्रिभुज लेंगे किसमें, डी ई सी में, एक बार त्रिभुज डी ई सी में, ध्यान से देखिए, डी ई सी में लंब कितना है 28.5, चूँकि थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये आधार है ना, तो लंब बट्टा आधार क्या होता है, 10 का मान, मतलब 10 थीटा, तो लंब है डी ई, तो डी ई बट्टे में क्या आ गया, ई सी बराबर हो जाएगा 10 कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। अब डी ई का मान दिया हुआ है 28.5 बट्टे में ई सी हमको निकालना है, तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक का गुना इसके साथ करेंगे, इससे पहले कि हम लोग इसका करते हैं, जिसका निकालना रहता है उसको इधर रखते हैं, तो हो जाएगा √3, सॉरी यहाँ पर √3, इसका गुना इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 28.5। अब यहाँ से हम लोग ई सी का मान निकालें तो 28.5, अब बट्टे में आ जाता है √3, तो बट्टे में √3 नहीं आना चाहिए, है ना, इसको अशुभ माना जाता है। तो √3 बट्टे √3 को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे ऊपर नीचे, तो हट जाएगा, तो √3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 28.5 √3 बट्टे में 3, हट गया √3। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको काट भी सकते हैं,
कैसे पता चला कि ये 3 से कट जाएगा? तो सबको जोड़ने पे 5 8 5 13 2 15 सबको जोड़ने पे 3 से कट जाता है, तो इसका मतलब इसको काट सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 3 9 27 1 28 3 5 6 15, यानी कि क्या निकला? 9.5√3। क्या निकला? ये EC निकला। इतना तो हुआ कि कम से कम EC यानी कि E से लेकर के C तक हमको मिल गया। अब हम लोग त्रिभुज DEA में यानी ADE में x प्लस EC लेंगे, तो x का मान निकल जाएगा। वही करते हैं यहाँ पर। त्रिभुज पुनः नहीं, अब क्योंकि सेम त्रिभुज नहीं है। अब त्रिभुज किस में? ADE में, ADE में, है ना। क्या लंब तो यही रहेगा ना हमारा, इस थीटा के सामने लंब यही रहेगा। आधार यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा, ये टोटल आधार हो जाएगा आपका। तो लंब पहले ले लेते हैं DE या ED, DE, और बट्टे में आधार ले लेते हैं AE, ठीक है ना। तो बराबर क्या हो जाएगा? 10 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो DE तो हमको पता है कि DE 28.5 है, और AE जो है इसमें थोड़ा सा लफड़ा है। लफड़ा क्या है कि यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक पता है। पता क्या है? अभी जस्ट निकाले 9.5√3। तो अगर हम लोग यहाँ पर चुपके से लिख भी लें 9.5√3, तो कोई हर्ज नहीं है आपको समझाने के लिए कि अब देखिए लफड़ा इसलिए बोले कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों ही लिखना पड़ेगा। तो AE जो है, AE के जगह पे एक लाइन हम लोग लिख लेंगे कि AE बराबर AC प्लस CE। तो AC प्लस CE, ठीक है ना। 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। एक लाइन और लिख लेते हैं और इसका मान बैठा देते हैं। क्या हो जाएगा? 28.5। और AC का मान हमको पता है, AC हम x माने हैं तो x लिख देंगे। और CE अभी निकाले 9.5√3, तो 9.5√3 फ्रेश लिख दिए यहाँ पर 1/√3। अब क्या होगा? √3 का गुना इसके साथ करेंगे और इस सब का गुना 1 के साथ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x का मान निकालना है तो x वाले का गुना पहले कर लेते हैं। x प्लस 9.5√3 बराबर हो जाएगा 28.5√3, दोनों का गुना हो गया। यहाँ से x का मान अगर हमें निकालना है तो x बराबर 28.5√3 माइनस 9.5√3। देखिए दोनों सेम जाति का है, इसका मतलब क्या होगा? घट जाएगा। 28.5√3 में से 9.5√3 को घटाएंगे तो क्या होगा? 28.5 9.5, 5 में से 5 0.18 में से 9 गया तो 9 1 यानी कि 19। तो x बराबर हो जाएगा 19, और √3 भी है ना, तो √3 को थोड़े छोड़ देंगे, मीटर। तो ये हमारा x का मान आ गया मीटर। x किसको माने हैं? बच्चा यहाँ से यहाँ तक चल के गया था भवन को देखने के लिए, उसको माने हैं। तो x क्या हो जाएगा? लड़का भवन की ओर x, यहाँ पर माने लड़का भवन की ओर x मीटर की दूरी चल कर गया, तो वही बात यहाँ पर लिखेंगे। अतः लड़का भवन की ओर और 19√3 मीटर की दूरी चलकर गया। आंसर आ गया बात समझ में? तो आज रहने देते हैं इतना ही, और अगले वीडियो में हम बाकी के सभी प्रश्न को एक साथ सॉल्व कर देंगे। तो अभी तक देखने के लिए धन्यवाद आपका। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।